व्यू 360 में। ग्वांतानामो में कायम अमेरिका के फौजी हिरासती मरकज पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ नौजवानों की आलमी मुहिम वाशिंगटन DC में, क्या ट्रंप इंतजामिया तवज्जो दे रही है? और अमेरिका में गुलामी के 400 साल मुकम्मल होने पर हमारी खुसूसी सीरीज। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। दुनिया की तवज्जो अफगान जंग के खात्मे पर है। हम चलेंगे ग्वांतानामो, राजदारी के पर्दों में छुपा अमेरिकी कैद खाना, जहां आज भी कई कैदी अपनी किस्मत के फैसले के मुंतजिर हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे कश्मीर से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइडलाइंस पर मुलाकात में तवक्को के मुताबिक कश्मीर के मौजू पर बात की गई और सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि वो इस मामले पर मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर भरोसे का इजहार भी किया। लेकिन इससे पहले अमेरिकी सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म के जलसे में भी शिरकत की, जिन्हें वो अपना अच्छा दोस्त करार देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी कितनी वाज़ेह है। जनूबी एशिया के लिए एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिस वेल्स ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा है कि फरीक ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई तवील अरसे से अमेरिका की पॉलिसी रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर ट्रंप इंतजामिया एक अहम एजेंडे पर काम कर रही है, जो कि अमेरिका के कौमी सलामती के मफादात के लिए जनूबी एशिया की अहमियत की अक्कासी करता है। हमारे ख्याल में ये अहम है कि तमाम सतहों पर ताल्लुकात हों, चाहे वो आम लोगों के दरमियान हो, कारोबारों के दरमियान या हुकूमतों के। यहाँ दो जौहरी ताकतें हैं जो पड़ोसी भी हैं। इनके लिए अहम है कि वो आगे बढ़ने का कोई तरीका तलाश करें। ट्रंप इंतजामिया की कश्मीर पॉलिसी क्या रुख इख्तियार करती नजर आ रही है, इस बारे में अमान अजहर ने वाशिंगटन में कुछ माहिरीन से भी बात की। यहाँ जो वाशिंगटन में जो माहिरीन हैं उनसे मैंने पूछा कि क्या ट्रंप इंतजामिया की कश्मीर के ऊपर पॉलिसी है क्या, तो उनका कहना यही था कि सदर ट्रंप की जानिब से 3 बार कश्मीर के मामले पर सालसी की पेशकश तो की गई है, लेकिन जब से भारत ने इस पेशकश को मुस्तरद किया है तो सदर ट्रंप की जानिब से भी जो नया बयानिया सामने आया है वो वही है जो कि अमेरिका की कश्मीर के ऊपर काफ़ी अरसे से पॉलिसी है, वो ये कि वो यकीनन अपनी सालसी का किरदार तो निभाना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत ऐसा चाहें। और अमेरिका की जो कश्मीर की पॉलिसी है वो काफ़ी अरसे से यही है कि जहां एक जानिब वाशिंगटन अपना असर व रसूख इस्तेमाल करना चाहेगा कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के कश्मीर जैसे मसले को हल करें, लेकिन जितनी भी सब्सटेंटिव गुफ्तगू है कश्मीर के ऊपर वो दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी सतह पर ही होगी और इस मामले पर ना तो किसी किस्म की कोई चेंज आई है और ना ही मुस्तक़बिल करीब में इस अमेरिका की इस अप्रोच में किसी तब्दीली का इम्कान है। ये थे हमारे साथी अमान अजहर। और अब हमारी आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्वांतानामो बे पर। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद जब अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज किया तो ग्वांतानामो के फौजी अड्डे पर एक हिरासती मरकज खोला, जहां दुनिया भर से पकड़े जाने वाले मुबैना दहशतगर्दों को रखा गया। इंसानी हुकूक के कारकुन इस कैद खाने को अमेरिका के ज़मीर पर एक धब्बा करार देते हैं, क्योंकि यहाँ कैदियों पर साल साल कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। 9/11 हमलों के 18 साल बाद हाल ही में ग्वांतानामो में अमेरिका की फौजी अदालत ने इस हमले के मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की तारीख तय की। ये मुकदमा जनवरी 2021 को ग्वांतानामो बे में होगा, जब बेशतर मुल्जिमान को सलाखों के पीछे तकरीबन 18 साल हो चुके होंगे। 2012 से अब तक इस मुकदमे से पहले की 38 प्री ट्रायल समातें हो चुकी हैं और इन्हीं में से एक समात के मौके पे हमारी साथी नीलूफर मुगल वहाँ पे मौजूद थी। नीलूफर, आप ग्वांतानामो गई, ऐसी जगह है जिसके बारे में ज़्यादा एक्सेस नहीं है पब्लिक को भी और इवन जर्नलिस्ट को भी, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि प्री ट्रायल हियरिंग में आपने क्या देखा वहाँ पे? सारा बिल्कुल फ़ौजी अदालत जो वहाँ पर है उसके बाहर सख्त सिक्योरिटी होती है और अदालत के अंदर जाने के लिए भी आपको बहुत से जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं उससे गुजरना पड़ता है। इसके अलावा कमरे अदालत के अंदर आप कुछ भी नहीं लेकर जा सकते सिवाय एक कागज़ के और पेन के, ना ही आपका फ़ोन और ना ही लैपटॉप। और इसके अलावा कमरे अदालत के अंदर मैंने ये देखा कि ये जो 5 मुल्जिमान हैं ये बारी बारी आते हैं, अपनी डिफेंस टीमों के साथ बैठते हैं। एक साइड पर जो है वकला इस्तिगासा की टीमें होती हैं। इन कैदियों को लैपटॉप दिए जाते हैं और उनके साथ एक मुतरजम भी बैठा होता है जो कि उनको सारी कार्रवाई की तर्जुमानी वो कर रहा होता है। इसके अलावा मैंने देखा कि तमाम जो मुल्जिमान हैं वो अपने अपने रिवायती यानी अपने अपने मुल्कों के जो सकाफती या रिवायती लिबास हैं वो पहन कर आते हैं। इसके अलावा मैंने ब्रेक में इनको नमाज पढ़ते देखा।
इनको खाना खाते देखा। और ये 5 मुल्जिमान हैं, इनके बारे में बताती चलूँ कि इनमें से 2 पाकिस्तानी हैं, खालिद शेख मोहम्मद और अमार अल बलोची, और इसके अलावा एक हैं वलीद बिन आताश, मुस्तफ़ा अल हुसावी और रमज़ी बिन अल शिब। इन तीनों का ताल्लुक जो है वो सऊदी अरब और यमन से है। तो 5 मुल्जिमान हैं जो 9/11 के हमलों के मुकदमे का सामना करेंगे। ये बताइएगा कि इस वक्त गुआंतानामो में कितने कैदी हैं, और जैसे आपने 2 का तो जिक्र किया कि पाकिस्तानी, बट कुल कितने पाकिस्तानी हैं इस वक्त? सारा शुरू में जब ये गुआंतानामो बे बना था तो उस वक्त तकरीबन 800 के करीब जो कैदी थे वो यहाँ लाए गए, लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें कमी होती गई। ज़्यादातर जो साबिक सदर ओबामा है उनके दौर में या रिहा कर दिए गए या दूसरे मुल्कों को वो मुंतकिल कर दिए गए, और आज यहाँ पर 40 कैदी हैं, और इन 40 में से आज जो हैं 6 पाकिस्तानी वहाँ पर हैं। ऑलराइट, और ये 6 पाकिस्तानी कौन हैं, इनके बारे में नीलोफर मुगल ने एक मुख्तसर रिपोर्ट तैयार की है, तो आइए वो देखते हैं। खालिद शेख मोहम्मद 9/11 हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड समझे जाते हैं। उन्हें 2003 में पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया। 2006 तक उन्हें अफगानिस्तान और पोलैंड में CIA की खुफिया हिरासती मराकज या ब्लैक साइट्स पर रखा गया, जिसके बाद उन्हें गुआंतानामो बे की जेल में मुंतकिल किया गया। पेंटागन के जारी करदा दस्तावेजात के मुताबिक खालिद शेख मोहम्मद ने अपने बयान में 11 सितंबर के हमलों, जूते में बम छुपाकर मुसाफिर बरदार तैयारा उड़ाने की कोशिश, डैनियल पर्ल कत्ल, इंडोनेशिया में बाली नाइट क्लब बम हमले और 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम हमले के अलावा दहशतगर्दी की कई नाकाम कोशिशों और दीगर जराइम का एतराफ किया। 42 साल अमार अल बलोची का असल नाम अब्दुल अजीज अली है। अमार अल बलोची खालिद शेख मोहम्मद के रिश्तेदार समझे जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आफिया सिद्दीकी से उनकी शादी हुई थी, जो खत्म हो गई। उन पर 9/11 हमलों में मुआवनत और उसामा बिन लादेन के लिए कोरियर का काम करने के अलावा जंगी जराइम के इल्जामात हैं। उन्हें भी 2003 से 2006 के दरमियान CIA की ब्लैक साइट्स पर रखा गया। ये 2006 से गुआंतानामो में कैद हैं। 71 साल सैफुल्ला पराचा इस वक्त गुआंतानामो बे हिरासती मरकज के सबसे उम्र रसीदा कैदी हैं। उन्हें 2003 में बैंकॉक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। 2004 से वो गुआंतानामो में कैद हैं। अमरीकी हुकूमत का दावा है कि सैफुल्ला पराचा अलकायदा के बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ वाबस्ता रहे और दहशतगर्दी में माली मुआवनत की। सैफुल्ला पर अब तक फर्द जुर्म आयद नहीं की गई और न ही उनके खिलाफ किसी मुकदमे का आगाज किया गया है। 39 साल माजिद शौकत खान 2006 से गुआंतानामो में कैद हैं। उन्हें 2003 में पाकिस्तान में गिरफ्तार करके CIA के हवाले कर दिया गया था। माजिद खान पर इस वक्त गुआंतानामो की फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। उन पर जंगी जराइम की मनसूबाबंदी के इल्जामात हैं, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और जासूसी शामिल हैं। माजिद खान के वकला का कहना है कि उन्हें अमरीकी हुकाम ने जेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे मद्देनजर रखते हुए उनकी सजा में कमी होनी चाहिए। 49 साल मोहम्मद अहमद गुलाम रब्बानी और 50 साल अब्दुल रहीम गुलाम रब्बानी 2 भाई हैं, जो तकरीबन 15 सालों से गुआंतानामो में कैद हैं। दोनों पर अब तक फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। US मिलिट्री कमीशन के मुताबिक दोनों भाई अलकायदा के लिए काम करने का एतराफ कर चुके हैं। दोनों भाई गुआंतानामो में तवील अरसे तक भूख हड़ताल पर भी रहे, जिस दौरान उन्हें जबरदस्ती खुराक दी गई। खालिद शेख मोहम्मद समेत इन तमाम कैदियों ने दावा किया है कि उन्हें दौरान कैद अमरीकी हुकाम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। नीलोफर, हमने देखा 6 पाकिस्तानी और आपने बताया कि इस वक्त 40 कैदी हैं, तो इस वक्त ये दुनिया का महंगा तरीन कैद खाना भी है, राइट? जी बिल्कुल, सारा महंगा तरीन, और इस पर ज्यादातर जो तनकीद की जाती है कि सालाना खर्च एक कैदी पर वो है $13 मिलियन, यानी 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो एक कैदी पर खर्च आता है, और इस तरह पूरे गुआंतानामो पर $60 से $70 मिलियन जो है वो सालाना खर्च आता है। और गुआंतानामो का इलाका कैसा है? सारा ये जो सारा इलाका है, यानी आम तासुर ये है कि ये जो सारा इलाका है ये कैद खाना है, लेकिन ये सारा इलाका कैद खाना नहीं है। इसके अंदर पूरा शहर आबाद है। 6000 इसकी टोटल आबादी है, और इसके अलावा 2000 के करीब यहाँ पर जो है वो फौजी हैं, और बाकी जो है उनके ख़ानदान वाले और यहाँ पर जो काम करने आते हैं वो लोग शामिल हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर्स हैं, यहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स हैं, और एक खूबसूरत सा बीच भी है, लेकिन आप कहीं भी खड़े होकर कोई तस्वीर नहीं ले सकते, सिक्योरिटी है। और दूसरा ये कि यहाँ पर जाने के लिए आपको चार्टर जो है फ़्लाइट लेनी पड़ती है, और वो भी फौजी अड्डे से जाती है। जो मिलिट्री की फ्लाइट है, यानी एक छोटा सा शहर है, लेकिन सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और हम जानते हैं कि सदर ओबामा ने जो कैद खाना है गुआंतानामो का, उसको बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। सदर ट्रंप इस कैद खाने को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए खुला रखने का हुक्मनामा जारी कर चुके हैं, और बकौल उनके उस कैद खाने को दहशतगर्दों से भर देना चाहते हैं। नीलोफर मुगल हमारे साथ थी, गुआंतानामो बेस एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लेके आई। बहुत शुक्रिया नीलोफर। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप।
खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. भर्राई हुई आवाज में आलमी लीडरों के वादों को खोखला करार देती ये थी स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग। एक साल कबल ग्रेटा ने माहौलियाती तब्दीली की जानिब हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए अपनी अनोखी मुहिम का आगाज किया। वो हर जुम्मे को स्कूल से छुट्टी करके अकेली पार्लियामान के बाहर एक पोस्टर लेके बैठ जाती हैं जिस पे लिखा होता माहौल की खातिर स्कूल की हड़ताल। सिर्फ एक साल के अरसे में ही उनके एहतजाज की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। माहौलियाती तब्दीली के खतरनाक असरात को रोकने के लिए अब कई मुल्कों में बच्चे और बड़े सड़कों पर निकल रहे हैं और ये एहतजाज जब वाशिंगटन पहुंचा तो कुछ घंटों के लिए कारोबार जिंदगी थम गया। फायजा बुखारी इस मौके पे मौजूद थी, आइए जानते हैं उनसे मजीद तफसीलात। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक और शहरों की तरह यहाँ वाशिंगटन DC में भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुजाहरे और हड़तालें की गई। क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली, इन मुजाहिरीन का बुनियादी मकसद ये है इन मुजाहिरों के ज़रिए कि वो दुनिया में जो अहम रहनुमा हैं और फैसला साज हैं उन्हें ये बावर कराना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इसलिए इस हवाले से रियल प्रैक्टिकल स्टेप्स यानी इक़दाम भी किए जाने चाहिए। और यहाँ पर जो मेरी मुंतज़मीन से बात हुई है उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ मुजाहिरों में तकरीबन 15,000 से 20,000 अफराद ने शिरकत की है। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, वो आपको सुनाते हैं। मैं यहाँ लोगों को ये बताने आया हूँ कि हमें माहौल की बका के लिए इक़दामात करने होंगे। हम यहाँ मुल्क के दारुल हुकूमत में एक संजीदा बयान देने के लिए जमा हुए हैं कि अमेरिका को भी बाकी दुनिया की तरह माहौलियाती तब्दीलियों को संजीदगी से लेना होगा। हर तरफ से दबाव डालना चाहिए सियासतदानों, रहनुमाओं, कॉरपोरेशंस और लोगों पर, ताकि वो जान लें कि माहौलियाती तबदीली क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा के साइंसदानों के मुताबिक हमारे पास 10 साल हैं पूरी मईशत को कार्बन से पाक करने के लिए। बसूरत दीगर माहौलियाती बिगाड़ इस हद तक बढ़ जाएगा कि इंसानी तहजीब के खात्मे का खदशा है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्रोटेस्ट का ये सिलसिला 27 सितंबर तक जारी रहेगा। एक और अहम वजह जिस वजह से वाशिंगटन DC में इन मुजाहिरों का एहतमाम किया गया वो ये है कि सदर ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि वो ग्लोबल वार्मिंग उसको वो मानते ही नहीं है और बहुत सी उनकी पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। तो वाशिंगटन DC में नौजवान और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ये बावर कराना चाहते न सिर्फ सदर ट्रंप को बल्कि दीगर रहनुमाओं को भी कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, एक हकीकी मसला है और इसके हल के लिए हकीकी इक़दामात की ज़रूरत है। इसी वजह से ये वाशिंगटन DC में भी ये मुजाहिरे हो रहे हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। फायजा बुखारी की रिपोर्ट आपने देखी है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि नौजवान क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट 16 साल ग्रेटा थुनबर्ग ने 15 नौजवानों के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 5 मुल्कों के खिलाफ शिकायत जमा कराई है कि वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ खातिर खा इक़दाम ना करके उन बच्चों से इनका मुस्तक़बिल छीन रहे हैं। इस शिकायत में जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और तुर्की के नाम दिए गए हैं। माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इजलास में सदर ट्रंप ने सिर्फ कुछ ही देर के लिए शिरकत की। अमेरिका में बहुत से लोग क्लाइमेट चेंज पर यकीन नहीं रखते और इस बारे में आवाज़ उठाने वालों पर सख्त तनकीद भी करते हैं। मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की झलक सोशल मीडिया पर बड़ी वाज़ेह नजर आती है। कल जब मुजाहरे हो रहे थे तो एम्बर एथी ने ट्विटर पर लिखा कि एहतजाज करने वाले ज़मीन को बचाना चाहते हैं लेकिन उससे पहले वो शहर की सड़कों को अपने पोस्टर से गंदा करेंगे, कचरा फैलाएंगे, हज़ारों गाड़ियाँ रोकेंगे जिससे माहौल में मजीद कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। ये बहुत अक्लमंदी लगती है अगर आप इसके बारे में कुछ ना सोचें। लेकिन ट्विटर यूजर रायना ने इसके जवाब में ये कहा कि मौसर एहतजाज मामूलात जिंदगी में खलल डालता ही है वरना कोई तवज्जो ही ना दे। आप तंग हो रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि एहतजाज असर दिखा रहा है। अब एक मिनट ये भी सोचें कि एहतजाज किस बारे में है। पाकिस्तानी नौजवान भी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इस बैनुल अक़वामी मुहिम का हिस्सा हैं। जुम्मे को जब दुनिया के कई मुल्कों में नौजवान सड़कों पर निकले तो पाकिस्तानियों ने भी अपनी आवाज़ उनके साथ मिलाई। ट्विटर पे वलीद शाहिद ने इस्लामाबाद में होने वाली क्लाइमेट मार्च की वीडियो भी शेयर की जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या सोचते हैं? आप इसे अपना मसला समझते हैं या नहीं? हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आइए और इस गुफ्तगू का हिस्सा ज़रूर बनिए। इसके लिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे आप लॉग इन कर सकते हैं। उसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa जहां आप हमसे बराह रास्त बातचीत कर सकते हैं।
میں غلاموں کی آمد کے 400 سال مکمل ہونے پر اس ہفتے ہم آپ کے لیے ایک خصوصی سیریز پیش کر رہے ہیں. پہلے حصے میں کل ہم نے دیکھا کہ کیسے امریکہ آنے والے غلاموں کے نام آج بھی زندہ رکھے جا رہے ہیں. آج یہ دیکھتے ہیں کہ غلاموں کی تجارت کیسے ہوتی تھی اور کس طرح ان غلاموں کی محنت سے سفید فام خاندانوں کی قسمتیں بدلی اور نئے امریکہ کی بنیاد رکھی گئی. یہ ڈی وولف خاندان کا قبرستان ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں جیمز ڈی وولف کی آخری رسومات ادا کی گئیں. ایک ایسے انسان کو عزت دینا بہت مشکل ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر غلاموں کی تجارت سے منسلک رہا ہو. جیمز ڈی وولف پیری کا اشارہ اپنے پردادوں میں سے ایک کی طرف ہے جو امریکی ریاست روڈ آئلینڈ میں یہاں برسٹل کے مقام پر دفن ہے. جیمز ڈی وولف اور ان کا خاندان 12,000 سے زائد افریقیوں کو مڈل پیسج کہلانے والے سمندری تجارتی راستے سے غلام بنا کر لایا تھا. اس وقت کے لائے گئے ان 12,000 غلاموں کی نسل اب بڑھ کر 5 لاکھ ہو چکی ہے جو اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں. مڈل پیسج مغربی افریقہ سے ویسٹ انڈیز تک بحری جہازوں کے سمندری سفر کو کہتے ہیں. امریکی ریاست روڈ آئلینڈ غلاموں کی تجارت کا اہم مرکز تھی. یہاں تک کہ چرچ بھی اس میں ملوث تھے. چرچ نے خاص طور سے روڈ آئلینڈ میں غلاموں کی تجارت سے براہ راست فائدہ اٹھایا. غلام ان کی اپنی ملکیت میں تھے. یہاں ایسے پادری تھے جو غلاموں کے مالک تھے. تاریخ دان کیتھ سٹاکس کا کہنا ہے کہ روڈ آئلینڈ کے تاجروں نے بحری جہازوں کو 1 لاکھ سے زائد غلاموں کو اس وقت نیو ورلڈ کہلانے والے دنیا کے اس حصے میں لانے کے لیے ادائیگی کی. 1705 سے 1805 کے درمیان کم از کم 900 جہاز ایسے تھے جو کہ غلاموں کو لائے جانے والے جہازوں کے طور پر رجسٹرڈ تھے جو روڈ آئلینڈ سے اپنا سفر شروع کرتے اور ویسٹ انڈیز سے ہوتے ہوئے مغربی افریقہ جاتے اور واپس روڈ آئلینڈ پہنچتے. یہ ٹرائینگل تجارت کہلاتی تھی. ان کی روڈ آئلینڈ کے شہر برسٹل میں شراب کی بھٹیاں تھیں. یہ شراب اور چند دوسری اشیاء لے کر افریقہ جاتے اور اس کے بدلے مغربی افریقہ کے ساحلی علاقے سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو خرید لاتے جن کو بعد میں یا تو کریبین یا امریکہ کے جنوب میں چارلسٹن جیسی بندرگاہوں میں نیلام کرنے کے لیے لایا جاتا تھا. غلاموں کی تجارت امریکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن گئی. یہ سب شمال کی اور اس علاقے کی معیشت کی تعمیر کے لیے انتہائی اہم تھا جو بعد میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ بن گیا. سن 1837 میں اپنی موت کے وقت جیمز ڈی وولف امریکہ کے دوسرے امیر ترین آدمی تھے. 1787 میں جب روڈ آئلینڈ نے غلاموں کی تجارت کو غیر قانونی قرار دے دیا تو بھی جیمز ڈی وولف کے بھتیجے نے غیر قانونی طور پر غلاموں کی تجارت جاری رکھی. جارج ڈی وولف 1808 کے بعد بھی غلاموں کی غیر قانونی تجارت میں ملوث رہا، لیکن جب کانگریس نے غلاموں کی تجارت میں ملوث افراد کے لیے سزائے موت نافذ کر دی تو 1820 تک ڈی وولف نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. سن 1861 میں خانہ جنگی کے آغاز پر ریاست ہائے متحدہ میں 40 لاکھ افریقی غلام تھے. ڈی وولف کا خاندان اب ان کے وارثوں سے مصالحت کی کوشش کر رہا ہے. اپنے خاندان کی تاریخ جانتے ہوئے مجھ پر یہ لازمی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے اہل خانہ نے کیا کیا. کیٹرینا براؤن کو برسٹل کے قبرستان میں جیمز ڈی وولف کی 2 میں سے ایک خاندانی غلام کی قبر ملی. یہاں ہونے سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں سن سکتے ہیں اور ان روحوں کو پہچانا اور عزت دی جا سکتی ہے جو اب نہیں رہی. کرس سمکنز کے ساتھ حسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. امریکہ میں غلامی کی تاریخ پر ہماری خصوصی سیریز کے تیسرے حصے میں کل ہم جائیں گے افریقی ملک انگولا جہاں سے غلام امریکہ لائے گئے. اور تھر کے انہی دلکش مناظر کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے لاگ آن کیجئے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پر بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں. آپ کو بہت سی دلچسپ ویڈیوز ملیں گی. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.